अगला है मार्क्सवाद। पहले मार्क्सवाद बताएंगे, फिर समाजवाद बताएंगे। दोनों विचारधाराएं हैं, तो पहले मार्क्सवाद बता लें, उसके बाद समाजवाद आपको बताएंगे। फिर वो अंतर अपने आप आ जाएगा कि मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद में अंतर जो बार बार आप पूछते रहते हैं, उसका अंतर अपने आप आपको मिल जाएगा। अगर हम मार्क्सवाद पढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आपको बता दें। पहले मार्क्स के विचार। अब देखिए रिपीटिशन कितना होता है। मार्क्स थिंकर के रूप में भी है, मार्क्स और ग्रामस्की थिंकर के रूप में भी है, तो सब वाले वही चीज तो यहाँ भी हम रिपीट कर रहे हैं। तो थोड़ा हम कोशिश ही करेंगे कि मार्क्सवाद में उसकी मूल प्रवृत्तियों की बात करें, कि मूल विशेषताओं की बात करें, कि बजाय कि एज मतलब उसने हिस्टोरिकली क्या कहा। तो थोड़ा सा हम अंतर यहाँ पे कर लेते हैं। आप कहेंगे मार्क्स और मार्क्सवाद में क्या अंतर है। जब केवल हम मार्क्स के विचार पढ़ेंगे फिर तो थिंकर के रूप में उसे पढ़ रहे हैं। मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मार्क्स के साथ लेनिन को जोड़ के, मार्क्स के साथ स्टालिन और माओ को जोड़ के, ये मार्क्सवाद है। कई स्टेट एग्जाम में तो, और आपको बताते हैं मार्क्सवाद समाजवाद एक बार पढ़ लेंगे, तो एक है रामानुज लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये बीपीएससी के सिलेबस में है। अगर आपको मार्क्सवाद समाजवाद की डिबेट पता है, उदारवाद की, तो बाकी भारतीय चिंतक क्या है वो आपकी मुट्ठी में है। तो जब हम मार्क्स पढ़ते हैं फिर तो मार्क्स अविचारिक थिंकर के रूप में है। जब मार्क्स को लेनिन, स्टालिन, माओ के साथ जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। दूसरा, लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज का एक नया और पुराना दोनों रूपांतरण होता है। तो जो नया और पुराना रूपांतरण है, इसका मतलब है कि जो नया रूप है वो है नव मार्क्सवाद, क्योंकि हमें 21वीं शताब्दी तक आपको देखना है। थिंकर में तो नव मार्क्सवाद, हमारे थिंकर में ग्रामस्की का नाम लिखा गया है, लेकिन जहां तक टेंडेंसी की बात होती है तो नव मार्क्सवाद में हम विशेष विचारक के बजाय उन प्रवृत्तियों का उल्लेख करेंगे कि आखिर में नव मार्क्सवाद में नया क्या है, पुराने मार्क्सवाद से समानता कैसे है। उदारवाद को हम हर जगह कंपेयर करते जाएंगे, तो फिर नव मार्क्सवाद को देखेंगे और निश्चित तौर पर लास्ट में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। 21वीं शताब्दी में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता रही या नहीं रही, खो गया, समाप्त हो गया। तो मार्क्सवाद में ये बातें हम मेनली पढ़ने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि उदारवाद की प्रासंगिकता तो बड़ी जग जाहिर है, पूरी दुनिया में उदारवाद चल रहा है। मार्क्सवाद की प्रासंगिकता का सवाल आता है क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। बात को ऐसे भी लिखा सकता है, कई बार नव मार्क्सवाद को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वेस्टर्न मार्क्सिज्म, पश्चिमी मार्क्सवाद। कई बार नव मार्क्सवाद में भी अलग अलग शीर्षक हम यूज कर सकते हैं, पश्चिमी मार्क्सवाद, वेस्टर्न मार्क्सिज्म। कई बार लोग माओ को कहते हैं एशियाई मार्क्सवाद। ऐसे टाइटल भी आए तो घबराने, ये हमें पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, कोई नई टाइटल आए तो भी उसका माओ एशियाई था। तो माओ के मामले में कई लोगों का एशियन सोशलिज्म, एमएन रॉय, हमें इंडियन थिंकर पढ़ना है, माओ हुए, एमएन रॉय हुए, वो एशिया के ऐसे विचारक थे जो मार्क्सवादी थे। और उसी में जैसे कि आप यूजीसी के सिलेबस में देखेंगे, चे गुवेरा, फ्रेंच फेनान। तो एक किताब, अच्छा फ्रेंच फेनान ने कौन सी किताब लिखी थी, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ये किताब जो लिखी थी फ्रेंच फेनान ने, इसका जिसका इंट्रोडक्शन जिस व्यक्ति ने लिखा था, जिसका किस तरीके से फॉरवर्ड जिस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था सात्र। और ये बात लिख लीजिएगा, खासतौर वो जो यूजीसी की एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसका मतलब है कि सात्र ने, इस किताब को सात्र ने फॉरवर्ड किया था, और सात्र वो आदमी था जिसने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया था। इसे कई बार न लेने से आदमी ज्यादा फेमस होता है लेने के बजाय।
उसने बहुत सारे लोग नोबेल प्राइज, पता नहीं दुनिया में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिले, सबके नाम नहीं जानते। सात्र ने प्राइज लेने से ही मना कर दिया था और सात्र ने इस किताब को फॉरवर्ड किया था फ्रेंच फैनन की, तो अपने आप में बड़ा फेमस बात हुई थी। ऐसे फैक्ट यूजीसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईएएस के लिए मतलब ही नहीं सब चीजें। इसका मतलब पश्चिमी मार्क्सवाद, और कई बार पश्चिमी मार्क्सवाद में भी, नव मार्क्सवाद में लोग अलग अलग श्रेणी कर लेते हैं कि मार्क्स के परायपन का विचार या इंग्लैंड का मार्क्सवाद, अब ये संरचनात्मक मार्क्सवाद, तो उसमें भी कई तरीके की श्रेणियां बनती हैं। कई बार लोग कहते हैं नव मार्क्सवाद को ही क्या कर लेते हैं, संरचनात्मक मार्क्सवाद, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। कई बार नव मार्क्सवाद को ही अलग तरीके से पूछा जाता है कि कई बार लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, कई बार लोग कह लेते हैं परायपन का विचार या युवा मार्क्स का विचार। अलगाव का विचार, परायपन का मतलब है अलगाव का विचार, एलिनेशन। तो ये सब नव मार्क्सवाद के ही पार्ट है। अलग अलग तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है, टाइटल अलग अलग हो जाती है कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, एलिनेशन, वेस्टर्न मार्क्सिज्म, मेन क्रक्स एक ही है। तो शब्दों का हेरफेर हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी कुछ पूछा जाए तो मूल मुद्दा तो वही आता है। उसके बाद फिर प्रासंगिकता, यहां से मार्क्सवाद को पढ़ेंगे। स्वाभाविक रूप में मार्क्स ने कल्पनालोकी समाजवादियों की बड़ी आलोचना की। समाजवाद से कहां उसका डिसएग्रीमेंट है, ये बात तो हम पढ़ ही लेंगे। अब हम मार्क्सवाद की बात को आगे बताते समय अब आगे बढ़े, इसकी मूल मान्यता है क्या। तो मार्क्सवाद की बात को आगे बढ़ाते समय हम कंपैरिजन करेंगे उदारवाद से, तब तो बात हमें यहीं से शुरुआत करेंगे। मार्क्सवाद देखने से पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, उदारवाद। तो उदारवाद से कंपेयर करते हुए मार्क्सिज्म से आगे बढ़ेंगे। देखिए उदारवाद को इतना हमने पढ़ा, हम उसको 3-4 लाइन में बता सकते, पूरी उदारवाद के बाद के सारांश को 3-4 लाइन में बता देंगे। भाई यही तो विषय की क्षमता है। यही समझ का मतलब, इतनी बार बार आप पढ़ें, किसी चीज का विस्तार कर लेंगे। जब बार बार कहते शब्द सीमा नियंत्रित नहीं, और इसका मतलब विषय समझा नहीं है। जब विषय रटे होंगे कभी भी शब्द सीमा नियंत्रित आप नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने उदारवाद पढ़ा, उदारवाद का सारांश मैं आपको बता दूं। उदारवाद का सारांश क्या है भाई, देखिए उदारवाद एक विचारधारा है। विचारधारा किसके बारे में बात करेगी, व्यक्ति का नजरिया कैसा है, व्यक्ति कहां रहता है, समाज में। समाज में क्या है, संघर्ष है। या देखिए उदारवाद की मूल मान्यता ये है, हम समाज में हैं। वैसे उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति पहले आता है, समाज पहले नहीं आता है। बात बहुत स्पष्ट है। अगर व्यक्ति समाज में है, समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष क्यों होता है कि हर व्यक्ति तार्किक है। तो हर व्यक्ति तार्किक है तो अपने लाभ के लिए काम करता है। तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा। शब्दों को वो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, हिंसा नहीं। समाज में संघर्ष होगा। संघर्ष क्यों है, कल आपने देखा कि एक आदमी दिल्ली में चढ़ गया था पोल पे एमसीडी का टिकट लेने के लिए। तो पार्टी ने कहा भाई उतर आओ, मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा। ये संघर्ष है। अच्छा, केजरीवाल और मोदी के बीच क्या है, यह हिंसा है, संघर्ष है। तो पॉलिटिक्स क्या है, संघर्ष का नाम है। और संघर्ष ही हमारे जीवन का पार्ट है। रूममेट और आपके बीच क्या है, संघर्ष है। पति पत्नी के बीच क्या है, संघर्ष है। इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं, समाज है तो संघर्ष है, इसी का नाम है। इसलिए आप याद रखिए, जो व्यक्ति रेशना होता है संघर्ष को देख के भागता नहीं। अच्छा, कई बार जो बड़े भावनात्मक किस्म के लोग होते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। अरे देखो रूममेट के साथ झगड़ा हो गया, मैंने इसके लिए ये किया था। अरे मानव स्वभाव है, आपने कुछ किया था तो कुछ दिन तक काम करेगा, उसके बाद भूल जाएगा वो। इसलिए संघर्ष हो तो भागिए मत, समाधान का प्रयास करिए। इसे तार्किक बनने की आवश्यकता क्यों है। जब भावनात्मक हम हो जाते हैं, जैसे संघर्ष हुआ, हमारे मन में क्या फीलिंग आएगी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। चलो भागते, एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले, ये सब फीलिंग आने लगती है। हकीकत में ऐसी कोई गगन आज तक मैंने देखा नहीं, कोई गगन वगैरह है नहीं ऐसा। इसीलिए कितना भी तकरार हो जाए तो भी आपको रहना साथी है लोगों की। संघर्ष है। अब सवाल है संघर्ष के समाधान का तरीका। बात आप याद रखिए, उदारवादी क्या कहते हैं, समाज में संघर्ष है
संघर्ष क्यों है? व्यक्ति के स्वभाव कारण। संघर्ष इसलिए है कि व्यक्ति अपने फायदे की बात करता है, और हर व्यक्ति अपने फायदे की बात करेगा तो कहीं न कहीं संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब संघर्ष का समाधान कैसे किया जाए? राज्य और सरकार के द्वारा। संघर्ष के समाधान के रूप में राज्य सरकार का निर्माण किया गया। और राज्य सरकार है क्या? तटस्थ संस्था, जैसा उदारवादी मानते हैं। ये तटस्थ है, निष्पक्ष है। और पहली तो ये कहा गया कि राज्य सरकार संघर्ष का समाधान ही करती है। फिर बाद में कहा गया नहीं भाई, संघर्ष के समाधान के साथ कल्याण भी कर सकती है। ये रूपांतरण है। अब राज्य संघर्ष के समाधान की संस्था है, राज्य नियंत्रण की संस्था है, ये पहले माना गया। धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या मान लिया गया? राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य कल्याण करती है। यही उदारवाद का सारांश है। अब चूंकि हर व्यक्ति अपना हित जानता है, तो आप याद रखिए उदारवाद में कुल मिला के इस बात के लिए विवाद हुआ कि ठीक है कि राज्य की भूमिका केवल संघर्ष के समाधान तक होनी चाहिए, तो राज्य क्या अर्थव्यवस्था का प्रबंध भी करे? तो शास्त्रीय उदारवादी कहेंगे नहीं करे, कल्याणकारी लोग कहेंगे करे। इस बात में मतभेद होता है। इसलिए संघर्ष समाधान के लिए जो राज्य सरकार बनती है वो सीमित होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर राज्य सरकार सीमित संवैधानिक नहीं होगी तो व्यक्ति आजादी खतरे में आएगी। ये उदारवाद का सारांश है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये उदारवाद का सारांश है। लेकिन इसी बात पे मार्क्सवादियों को बहुत गहरी आपत्ति है। इसे मार्क्सवादियों के समाज के समझने का तरीका, व्यक्ति को समझने का तरीका, राज्य को समझने का तरीका, वे विचारधारा में हम समझ के आ रहे। विचारधारा का मतलब है कि हमारा विचार है, मेरा विचार है कि मैं कैसे समाज को, राज्य को, सरकार को, इकोनॉमी को देखना चाहता हूं। यही विचारधारा है। मार्क्सवाद इस मामले में बिल्कुल इससे अलग है। कैसे अलग है? अब आप खास तौर पे देखेंगे मार्क्सवादी चिंतन क्या है। पहला समाज है, यहां से बात करें, ठीक है समाज है। समाज है तो समाज में संघर्ष है। मार्क्सवादियों का हाँ ये भी है। तो यहां पे संघर्ष का मूल कारण क्या बताया था? मानव स्वभाव। ये संघर्ष ठीक वैसा है जैसे क्रिकेट के मैच में दिखता है, स्लेजिंग दिखती है। संघर्ष ठीक वैसा है जैसे दो भाई बहनों के झगड़े होते हैं, वो बिला वजह झगड़े होते हैं, संघर्ष है। दो दोस्तों के बीच झगड़े होते हैं, संघर्ष है, संघर्ष है। कई बार ऐसे भी मामलों को लेकर संघर्ष करते हैं जिसका अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मार्क्सवादी यही से बात शुरू करते हैं, ठीक है समाज तो है, समाज में संघर्ष है। संघर्ष का मूल कारण ये उदारवादियों से अलग मानते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि संघर्ष का मूल कारण क्या है? आर्थिक। यही बेसिक टेंडेंसी मार्क्सवादियों में फर्क आ जाती है। संघर्ष का मूल कारण क्या है? आर्थिक। और आर्थिक जिस व्यवस्था को बहुत व्यापक तौर पर मार्क्सवादी चित्रित करते हैं उसका नाम है पूंजीवाद। यदि मार्क्सवाद ने कहा कि समाज का विकास हुआ है, मार्क्सवादी समाज को बड़ी सिस्टमेटिकली देखते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, लेकिन जिस बात पे उनका मूल मर्म है वो अर्थव्यवस्था का जो मॉडर्न प्रबंध है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का बड़ा ध्यान है। इसलिए वो कहते हैं समाज के संघर्ष का मूल कारण क्या है? आर्थिक। यानी संघर्ष व्यक्तियों में है। संघर्ष किसमें है? ये मालिक और मजदूर है या क्लास है, वर्ग है। और आप याद रखिए यही तो समाज में बड़ी विसंगति है। मार्क्सवादियों ने समाज को देखा कैसे? आर्थिक रूप में। अच्छा, अगर आप समाज को आर्थिक रूप में व्याख्या की जाए, इस क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जो मुखर्जी नगर में रहते हैं? और आपका अपना मकान थोड़ा ही होगा, किराए पे ही होंगे। अगर अपना मकान होगा तो भी मैं नाम जानना चाहूंगा कौन ऐसा है जिसके स्टूडेंट लाइफ में अपने मकान हो गए हैं। तो लॉजिकल बात है, मुखर्जी नगर में आप रहते हैं तो किराए पे ही रहते हैं, लेकिन मुखर्जी नगर में रहते हैं कितने लोग रहते हैं? मैं जरा देख लूं ध्यान से। ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग जो कि उधर जो पीछे कौन से गोपालपुर,
गोपालपुर वजीराबाद कितने लोग रहते हैं? कैसे कई लोग शर्म कर रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। अरे जो मुखर्जी अगर रह रहे हैं बापू की संपत्ति पे रह रहे हैं, अपनी संपत्ति पे। इस छात्र जीवन में तो बिल्कुल, अगर छात्र जीवन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि हमारे दोस्त के पास बड़ा मोबाइल है। अरे बड़ा मोबाइल उसके अपने कारणों से थोड़े है। लेकिन आपको लगता नहीं वजीराबाद मुखर्जी नगर में किसका अंतर है? जाति का, धर्म का या क्लास का? यही समस्या है। और मुखर्जी नगर से और भी आगे जाना चाहते हो तो आपको और बता दे जाइए, फ्रेंड्स कॉलोनी। एक बात याद रखिए, 90% दिल्ली सड़ियल है। दिल्ली मतलब कैसी अच्छा, कई बार तो मैंने देखा है कि वहां चंडीगढ़ चले जाइए, जयपुर चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, बहुत सारे ऐसे दिल्ली। लेकिन दिल्ली को चमचम देखना किधर जाइए? इंडिया गेट, उसके आगे फ्रेंड्स कॉलोनी है, सुंदर नगर है। और इसका सीधा सा मतलब है मेन अंतर क्लास का है। तो आपकी जद्दोजहद किस बात के लिए है? क्लास ही चेंज करने के लिए तो है। सच मानिए, क्लास का सीधा सा मतलब है आईएएस से कास्ट है, क्लास है? क्लास है। पूंजीपति कास्ट है, क्लास है? इसे याद रखिए, जब हम समाज का मूलतः आर्थिक रूप में विभाजन करते हैं तब क्या होता है? और हर जगह समाज क्लास में बटा हुआ है। और मार्क्सवादी कहते हैं ये उदारवादियों ने कहां फंसा दिया? धर्म, संस्कृति, भाषा। दुनिया में दो ही तो लोग हैं, एक अमीर दूसरे गरीब। क्लास आपको हर जगह दिख जाएगा। ट्रेन में चलिए, क्लास दिख जाएगा। और ट्रेन में सर्वहारा वर्ग कहां आपको दिखेगा? बिना रिजर्वेशन की बोगी में सर्वहारा वर्ग आपको दिखेगा। इसलिए जो मूल है, चाहे मुखर्जी नगर में देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन में देखिए, चाहे पूरी दुनिया में देखिए, इस दुनिया में बड़ी आर्थिक विषमता है। और पहली बार मार्क्स बाबा ने कहा कि यार समाज का मूल जो बेस है, पहिया है, वो तो इकोनॉमी है। और वो अर्थव्यवस्था बड़ी भयंकर किस्म की है, विभाजित है। इसलिए मकान मालिक किराएदार के बीच में प्रेम होगा या संघर्ष होगा? संघर्ष होगा। प्रेम उनका रिलेशन नहीं है, क्लास। इसका मतलब अब आप देखिए मार्क्सवादियों ने कैसे अर्थ, अब इसी बात को हम कंपैरिजन कर दें तो मार्क्सवादी कहते हैं कि क्लास, समाज वर्ग में बटा हुआ है, समाज क्लास डिवाइडेड है। और अगर ये क्लास डिवाइडेड है, इसका समाधान फिर क्या है? समाधान क्या है? क्रांति, बगावत। इसलिए आप याद रखिए, मैंने पान सिंह तोमर एक मूवी देखी, तो जो पान सिंह तोमर में उसको पकड़ा गया, डाकू हो? नहीं, बागी हूं, डाकू नहीं हूं। भगत सिंह कौन थे? बागी थे। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? बागी थे। आप कौन हैं? तो आपको हम याद दिलाते हैं समाधान कैसा होना चाहिए? राज्य सरकार के द्वारा नहीं, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि इसका समाधान तो हो नहीं सकता। अच्छा, उदारवादियों से पूछेंगे, अरे किसी ने सवाल पूछा भी पीस मिल चेंज, आगे आपको बता देंगे, मार्क्सवाद की आलोचना में बता देंगे कॉल पापर का, तो आपको बता दें उदारवादियों से पूछेंगे समस्या के समाज में चेंज कैसे किया जाए? आराम से, होले होले, धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मार्क्सवादियों ने कहा ना, होले होले कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कैसे करना है? ओ माय गॉड, होले होले कोई चेंज होता है क्या? कोई चेंज नहीं होता। चेंज कैसा होना चाहिए? रेडिकल। और एक खास बात है, मार्क्सवादियों ने कहा कि ये पूंजीपतियों, उदारवाद ने कहा नाम ठीक से बुलाओ, हम उदारवादी हैं। मार्क्सवादियों का पूंगी बजा के रख दूंगा, अपना सही नाम बताओ। सही नाम तुम्हारा क्या है? पूंजीवाद। क्योंकि मूल बेस क्या है? कैपिटलिज्म का। ये झूठ मूठ कहते हो अभी समाज में धीरे धीरे बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा। और एक खास बात, पूंजीवाद के षड्यंत्र कैसे हैं? पूंजीवाद षड्यंत्र क्या करेगा कि चुनाव नया करवा लो। देखो हिमाचल में नया चुनाव हो रहा है, सरकार बदलने की आवश्यकता है या व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है?
लड़ाई किसकी है? समाज को सुधारने की आवश्यकता है, आग लगा देने की आवश्यकता है। आप रिफॉर्मिस्ट हैं या रेडिकल हैं? अब आप देखिए, जरा सोच के देखिए। एक बार आईएएस एग्जाम में पूछा गया था, क्या उदारवादी क्रांतिकारी हैं? मार्क्सवादियों से पूछा कि क्या ये क्रांतिकारी हैं? उदारवादियों ने कहा हम क्रांतिकारी हैं। मार्क्सवादियों ने कहा बेकार की बात करते हो, क्रांतिकारी हो? क्रांतिकारी हो तो बताओ पूंजीवाद का ध्वंस करोगे? कहा देखो ये इतनी बात नहीं, ये ठीक बात नहीं है, तुम कल्याणकारी राज्य की बात करो। इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं कि हमें क्या करना है? पूंजीवाद का और राज्य सरकार। कमाल की बात है यार, ये राज्य सरकार क्या है? पूंजीपतियों के चट्टे। राज्य सरकार, अच्छा खास बात है, जितने हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हो किसके एजेंट हैं? पूंजीपतियों के। अब खास तौर पे किसी अधिकारी से कभी आप मिलिए, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कैसे बैठाएगा? ये राज्य क्या करता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए टैक्स माफ कर देगा। अच्छा गरीबों को मुफ्त में दे दिया जाए, क्या रेवड़ी बढ़ रही है? मल्ल्या पूरा झोला खा के भाग गया रेवड़ी का, नीरव मोदी खा गया पूरा। जो किसानों को 2 रुपए मिल जाए, कहें देखो मुफ्त में सब्सिडी नहीं देंगे, ये सब नहीं देंगे। अरे उद्योगपतियों को कितने लोन दिए जाते हैं। अगर हम लोन भैंस के लिए लेने जाएं दोस्तों, तो बैंक वाला बार कहे तू पहले अपना प्राण रख दो तो भैंस देंगे। जमीन रख दो, खेती रख दो, पत्नी रख दो, क्या क्या रख दें दोस्तों, सब कुछ रखवा लेगा। ये मतलब कैपिटलिज्म कितना बुरा है, क्या बताऊं दास्तान इसकी। और शायद कैपिटलिज्म की दास्तान तो मुंशी प्रेमचंद ने भी कभी बड़ी बेबाकी से रखा था। इस वजह से इस पूंजीवाद का एक ही इलाज है, रिफॉर्म नहीं, सुधार नहीं। इसलिए इसका क्या होगा? विनाश। और विनाश कैसे होगा? क्रांति से। रेवोल्यूशन क्रांति से होगा। क्रांति गौरवमयी नहीं, नकली क्रांति। अरे गौरवमयी कोई क्रांति होती है? ये पूंजीपतियों का षड्यंत्र था, मिलजुल के सब सेटिंग कर लिया। ये क्रांति नहीं, सेटिंग थी। क्रांति तो होगी। इसलिए आपको हम याद दिला दें, इसलिए मार्क्सवादियों की पूरी समझ ही बिल्कुल अलग है। मार्क्सवादी बिल्कुल उदारवादियों का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। खास बात है, मार्क्सवादियों उदारवादियों में बड़ी ही समान रेखा भी आपको मिलेगी, एक बड़ा जबरदस्त समानता मिलेगी। समानता की बात हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन अब इसी बात का विस्तार कर दें। इसे अगर हम किसी चीज को पढ़े तो हमेशा संदर्भ करके, कंपैरिजन करके, जितना कंपैरिजन करेंगे चीजें और क्लियर होती जाएंगे, लिखना अच्छा बनेगा। एक दूसरे को जोड़ के लिखेंगे तो हमेशा बहुत ही इंप्रेसिव माना जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि मार्क्स का मूल विश्लेषण कहां पे है? इकोनॉमी पे। इसे मार्क्स के बारे में तो कहा भी गया कि मार्क्स के चिंतन में राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स देखने की आवश्यकता क्या है? इकोनॉमी आप देख लीजिए। अब इकोनॉमी की ही व्याख्या की जाए, जैसे दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो उसने तो बाकायदा सब इकोनॉमी पे पूरी किताब लिख दी। और जब उसकी माँ ने पूछा मेरे पुत्र क्या लिख रहा है, तो मार्क्स ने कहा माँ दास कैपिटल लिख रहा हूं। कैपिटल कमा लिया होता। मार्क्स कैपिटल कमा नहीं पाया, लेकिन दास कैपिटल लिखा। तो मार्क्स ने खुद भी कहा कि जितने मैंने अपने सिगरेट पीने में पैसे फूंक दिए, उतना दास कैपिटल से मुझे मिला नहीं। मार्क्स बड़ा क्रांतिकारी किस्म का था, याद रखिए। कैपिटलिज्म की वो बारीक विश्लेषण उसने आज किया है। आज भी मार्क्स लिख रहा था 19वीं शताब्दी में, आज भी लगभग 250 साल के बाद इतना कैपिटलिज्म के आलोचना की बात जब भी आती है तो हम किसको उठाते हैं? मार्क्स। और कैपिटलिज्म कैसे प्रॉब्लम करता है, मार्क्स ने एक बात बता दी, लेकिन अब यहां साइंटिफिक की तरह बात करता है। ऐसा कैपिटलिज्म को उसने ऐसी व्याख्या की तो वो साइंस वाला आदमी बोल रहा है। और कैसे उसने बात की, इसे मार्क्स से चिंतन का मूल क्या है? अर्थव्यवस्था। इसी को कहा गया पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसी को आप अर्थव्यवस्था कहिए। इसी को क्या कहा गया मार्क्स ने? राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसी को कहा गया इकोनॉमिक मैन। शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसी को कहा गया मार्क्स के आर्थिक मानों का विचार। एक ही बात है, चाहे इकोनॉमिक मैन का विचार कहिए,
चाहे अर्थव्यवस्था का विचार कहिए, चाहे राजनीतिक अर्थशास्त्र का विचार कहिए, या फिर एक और भी नाम से इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। लेकिन उस बात पर चलने से पहले वो इकोनॉमी को उसके सेंटर में रखता है। पूरे मार्क्स चिंतन में जाति, धर्म, राज्य, सरकार, इनका कोई विश्लेषण ही नहीं है। मार्क्स ने अगर किसी चीज का विश्लेषण किया तो क्या है इकोनॉमी। और आज भी आप देखेंगे जिस समाज में मार्क्स कहना क्या चाहता था, जिस समाज में आप हैं, अगर हम उदारवादियों से मिलेंगे, बहुसंस्कृतिवादियों से मिलेंगे, तो कहेंगे समाज में भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, इन सब चीजों को व्याख्यायित करेंगे। कोई धर्म की बात करेगा, भाषा, कल्चर। अब बताइए, आज जिस समाज में आप रहते हैं, आपके जीवन को संचालित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण ताकत क्या है? अर्थव्यवस्था। यहां अगर आप रह रहे हैं तो किसके भरोसे? इकोनॉमी। एटीएम इकोनॉमी बड़ा जरूरी है। और 19वीं शताब्दी में मार्क्स लिख रहा था तो वैसा पूंजीवादी समाज था जहां अर्थ का बड़ा महत्व था। तो मार्क्स ने कहा बिना इकोनॉमी समझे आप समाज को नहीं समझ सकते। यानी मार्क्स ने समाज को समझने के लिए कहीं धर्म, कल्चर, राजनीति, इन सब चीजों को किनारे कर दिया। इधर उसके पहले बहुत सारे लोग ऐसा किया करते थे और सबसे बड़े ही उसी देश का व्यक्ति हीगल ने इतिहास समाज को समझने के लिए ईश्वर का प्रयोग किया। अपने ईश्वर को न किसी ने देखा, न किसी को दिखाया जा सकता है। मार्क्स ने हीगल की बड़ी आलोचना की है, लेकिन उसने हीगल की आलोचना क्यों की है, कैसी केस को बताने से पहले वो इकोनॉमी की बात ही कर रहा है। यानी उसके इकोनॉमी में है क्या। और जब हमने कहा इकोनॉमिक मैन, तो अब क्या है, सामाजिक प्राणी या आर्थिक प्राणी? अब सामाजिक प्राणी या आर्थिक प्राणी है। और मार्क्स से पूछा जाए कि समाज में तुम क्या मानते हो, इसलिए मार्क्स ने समाज की व्याख्या के लिए परिवार, धर्म, जाति, भाषा, इन सब चीजों पर उसका ध्यान नहीं है। वो कहता है अगर समाज किसी से बनता है, इकोनॉमी कैसे, उसने यानी पूरे समाज को इकोनॉमिक रूप में देखा, सामाजिक संबंधों को अर्थ के रूप में देखा, समाज के परिवर्तन के लिए इकोनॉमी को देखा। तो पूरा तो उसका इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, और बाकी चीज से मिलती ही नहीं। तो उसने कैसे इस चीज को कंपैरिजन किया, उसके पहले एक बेसिक बात आपको बता दें कि समाज में इकोनॉमी अगर मूल होती है तो उसने पहला कहा कि देखिए समाज में अगर अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो समाज ठीक इस तरीके से होता है। समाज का एक है बेस, ये समाज का आधार है। जैसे भवन कोई होता है, बिल्डिंग होती है, ये है सुपर स्ट्रक्चर, ये अधिरचना है। अच्छा, हम लोग अगर एक बिल्डिंग का अगर उपमा दें, भवन का उपमा दें, तो हम लोग बेस में हैं, सुपर स्ट्रक्चर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये थर्ड फ्लोर बेस है। अरे बेस का मतलब न्यू होता है, न्यू को तो हमने देखा ही नहीं, हम तो सुपर स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अधिरचना। तो आप याद रखिए, मार्क्स का बेस क्या है? अर्थव्यवस्था। यानी किसी भी समाज को समझना है तो आप किसको अप्लाई करेंगे? अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में आता क्या है? तो मार्क्स ने पहला कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी कुछ बेसिक बातें हैं। उत्पादन की प्रणाली। अगर हमें इकोनॉमी को समझना है, पहला में देखना कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो उत्पादन की प्रणाली दो चीजों से मिलकर बनती है। उत्पादन की प्रणाली, पहला उत्पादन के संबंध, और दूसरा उत्पादन की शक्तियां। उत्पादन की प्रणाली दो चीजों से मिलकर बनती है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी उसके हिसाब से बेस मूल तक किससे बनता है? उत्पादन की प्रणाली से। फिर आप कहेंगे उत्पादन के संबंध क्या है, उत्पादन की शक्तियां क्या है, तो इसको एक्सप्लेन कर दें। उत्पादन के संबंध का मतलब क्या होता है? ये सामाजिक संबंध है। उत्पादन का संबंध है सामाजिक संबंध। उत्पादन के संबंध का इज इक्वल टू सोशल रिलेशन।
अब सामाजिक संबंध कैसा है? सामाजिक संबंध का मतलब क्या है? पूंजीपतियों मजदूरों के बीच का संबंध। पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच का संबंध कहलाता है उत्पादन का संबंध। उत्पादन का संबंध का मतलब क्लास का रिलेशन। मकान मालिक और किराएदार के बीच का संबंध क्या है? उत्पादन का संबंध। मकान मालिक किराएदार के बीच का संबंध क्या है? उत्पादन का संबंध। उत्पादन के संबंध में वर्ग संबंध है। उत्पादन की शक्तियों में दो चीजें होती हैं। पहला श्रमिक, श्रमिक है, और दूसरा उत्पादन की शक्तियों में है कल कारखाने, उत्पादन के लिए आवश्यक कल पुर्जे, मशीन, उत्पादन के लिए आवश्यक मशीन, कल पुर्जे। यह उत्पादन की शक्तियां। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में एक श्रमिक होगा और दूसरा कल पुर्जे होंगे, मशीन होंगे, कारखाने होंगे। उत्पादन के संबंध का मतलब है कि सामाजिक संबंध। इसका सीधा सा मतलब है पूरी आपको समाज देखना हो तो आप किस चीज को देखेंगे? उत्पादन की प्रणाली कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहा है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन तय करेगा कि पूरी इकोनॉमी कैसी है, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन तय करेगा कि उत्पादन की संबंध कैसे, उत्पादन की शक्तियां कैसी है। अब इसी उत्पादन के संबंध शक्तियों को देखते हुए ही पूंजीवाद की व्याख्या होगी। अगर हम इसी बात को अब देखिए, हम एग्जाम में बार बार नोट्स में बार बार लिखा होगा आपको उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध, इन सब में क्या रिलेशन होता है। अगर हम देखें कि किस तरीके से उत्पादन की शक्तियां एक ही रही या लगातार बदलती रही हैं। एक खास बात आप देखेंगे उत्पादन करने वाले में, अगर पूरे इतिहास को आप देखें, मार्क्स ने बड़ी जबरदस्त ऐतिहासिक व्याख्या की है। मार्क्स पूरे इतिहास को इसी उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंध से समझना चाहता है। मार्क्स पूरे समाज को इसी उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के तरीके से समझना चाहता है। एक खास बात है, उत्पादन का जो तरीका है, मशीन, कल कारखाने और पुर्जे, ये समय के हिसाब से बदलता चला गया। आधुनिक जमाने में पूंजीवाद में मशीन, कल कारखाने आ गए, सामंतवाद में नहीं था। सामंतवाद में उत्पादन के तरीके क्या थे? मतलब ऐसे छोटे मोटे उद्योग थे, लघु उद्योग, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मॉडर्न एज में आई। पहले श्रमिक के बजाय कौन था? किसान थे। उसके पहले कौन था? दास थे। इतिहास बदला। हो सकता है कि उत्पादन के संबंध बदलते चले गए हों। अगर इतिहास समाज की व्याख्या देखेंगे, और मार्क्स ने बड़ी यहाँ व्यापक व्याख्या की है, इतिहास में आइए, समाज में आइए, तो हमेशा वो बदलाव रहा है। तो इतिहास समाज को न केवल वर्तमान इतिहास को उसने समझा, बल्कि जिस तरीके से इतिहास बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसको उसने समझा। और फिर आप देखेंगे उदारवादी चिंतन में न इतिहास की बात कही है, न समाज की बात कही है, बस केवल राज्य की बात है। और किसकी बात है? सरकार, राज्य, सरकार, व्यक्ति। मार्क्स चिंतन में व्यक्ति का उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अकेले कुछ नहीं करता। एक पूरी आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली का कल पुर्जा व्यक्ति है। तो जब तक समाज को नहीं देखेंगे, इस आर्थिक प्रणाली को नहीं देखेंगे, तब तक इसमें बदलाव होगा नहीं। बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, किस तरीके से अगर ये पूंजीवाद है तो हमें बेस देखना पड़ेगा। हर चीज की समझ के लिए हमें इकोनॉमी देखना पड़ेगा। मार्क्स बार बार इकोनॉमी को देखना चाहेगा। थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं, फिर हम आगे इसकी व्याख्या करें। थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हमें इस वापस लौटना पड़ेगा। यानी हेडिंग तो है आर्थिक मानव अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थशास्त्र, इसमें कुछ भी आप लिख लीजिए। तो मार्क्स ने कैसे चीजों का संबंध बताया? पहला, मार्क्स ने इतिहास और समाज की आर्थिक व्याख्या की। मार्क्स ने इतिहास और समाज की आर्थिक व्याख्या की। इतिहास समाज को निरंतर परिवर्तनशील माना।
की आर्थिक व्याख्या की। इतिहास समाज को निरंतर परिवर्तनशील माना। इतिहास समाज को निरंतर परिवर्तनशील माना और इस परिवर्तन का मूल कारण ही अर्थव्यवस्था है। इस परिवर्तन का मूल कारण ही अर्थव्यवस्था है। इतिहास के बदलाव के साथ उत्पादन की शक्तियां बदल जाती हैं। इतिहास के बदलाव के साथ उत्पादन की शक्तियां बदल जाती हैं। जैसे दास युग में दास उत्पादन के साधन थे। दास युग में दास उत्पादन के साधन थे। सामंतवादी युग में सर्फ या किसान उत्पादन के साधन बन गए। सामंतवादी युग में इन चीजों को पॉइंट में ही, कई चीजें में पॉइंट में भी लिखने की आदत होनी चाहिए तो ज्यादा इंप्रेसिव होता है। सामंतवादी युग में सर्फ या किसान उत्पादन के साधन बन गए। जबकि पूंजीवाद के विकास के साथ फैक्ट्री, कल कारखाने कारखानों का उत्पादन के साधन के रूप में विकास हुआ। उत्पादन के साधन के रूप में विकास हुआ। अगला पॉइंट है, उत्पादन के साधन बदलने के साथ उत्पादन के संबंध बदल गए। उत्पादन के साधन बदलने के साथ उत्पादन के संबंध बदल गए। उत्पादन के साधन बदलने के साथ उत्पादन के संबंध बदल गए। और कैसे बदले? जब उत्पादन का साधन दास था तो उत्पादन का संबंध कैसा आया? दास और मालिक का। जब उत्पादन का साधन किसान था तो उत्पादन के संबंध कैसे आए? किसान और। जब उत्पादन के साधन फैक्ट्री, कल कारखाने बन गए, उत्पादन के संबंध कैसे आए? पूंजीपति और मजदूर के। तो जैसे उत्पादन के साधन बदले वैसे क्या बदल गए? उत्पादन के संबंध। आगे लिखिए। आगे, उत्पादन के संबंधों के बदलाव से यह प्रतीत होता है समाज वर्गों में विभाजित है। वर्ग अंडरलाइन।
समाज वर्ग में विभाजित है। वर्ग जाति, भाषा, धर्म या राष्ट्र में नहीं। समाज वर्ग में विभाजित है, जाति, भाषा, धर्म या राष्ट्र में बटा हुआ नहीं है। बटा हुआ नहीं है। मार्क्स ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा, मार्क्स ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि यह व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के मार्क्स ने समाज की परिभाषा करते हुए कहा कि यह व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के प्रयास के पूर्ति का परिणाम है। यह व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के प्रयास की पूर्ति का परिणाम है। क्योंकि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए श्रम करता है। व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए श्रम करता है, जिसके लिए उसे उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है। जिसके लिए उसे उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है। और जैसे ही वह उत्पादन से जुड़ता है, उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है। जैसे ही वह उत्पादन से जुड़ता है, जैसे उत्पादन से जुड़ता है, वह एक वर्ग का सदस्य बन जाता है। जैसे वो उत्पादन से जुड़ता है, वह एक वर्ग का सदस्य बन जाता है। अगला पॉइंट, अब देखिए, जैसे उत्पादन जुड़ा, क्लास का मेंबर बन गया। अब इसे समाजशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? इसे समाजशास्त्र की भाषा में कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। जब समाजशास्त्री अपना अध्ययन करते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि समाज को कैसे देखना चाहते हैं। तो कई लोग आप देखेंगे समाज को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ये बांट रहे हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सामाजिक आधार किसका है? अर्थव्यवस्था के आधार पे। समाज केवल इकोनॉमी की बेस बटा हुआ है। जब इकोनॉमी, यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और आप देखेंगे आज पूरी दुनिया में, अब मार्क्सवाद कितनी बड़ी प्रासंगिकता है, पूरी दुनिया जाति धर्म को लेकर लड़ मर रही है। मूल मुद्दा किसका है? अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था का मुद्दा धार्मिक है या वैज्ञानिक है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इकोनॉमी दिखती है, ऐसा रहस्य वगैरह नहीं है। पूरी दुनिया मारामारी मचाए हुए है धर्म के लिए, जाति के लिए, संप्रदाय के लिए। मार्क्स का पूरी दुनिया को समझने का एक ही तरीका है, इकोनॉमी। अब सवाल है कि इस इकोनॉमी को और कैसे समझा जाए। उसने फिर आगे बात बढ़ा दी। जब मार्क्स ने इसी बेस को आगे बढ़ाते हुए, और उसने क्या कह दिया, लिखने के पहले बेसिक बात फिर आपको याद दिला दें। मार्क्स ने कहा, आज की अर्थव्यवस्था कैसी है? आज तो सामंतवाद रहा नहीं, दास प्रथा रही नहीं। तो 19वीं शताब्दी, और हकीकत की बात यह कि 19वीं शताब्दी जब मार्क्स लिख रहा था, उसका मेन सामना था पूंजीवाद से। वो तो अपनी मान्यताओं को क्रमबद्ध बनाने के लिए, तार्किक बनाने के लिए, वो पिछले इतिहास की तरफ भी जाता है। वो ये प्रमाणित करना चाहता है कि हमारी मान्यताएं बड़ी तार्किक हैं, हमारी मान्यताएं वैचारिक नहीं है। वो हमेशा इसलिए अपने आप को विज्ञान की तरफ प्रस्तुत करता है
तो उसने कहा हमने भौतिक परिस्थितियों को देखा, ऐसी चीज मैं बता रहा हूं जो ऑब्जर्व की जा सकती है, कोई रहस्य नहीं है। ईश्वर रहस्य हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा रहस्य हो सकते हैं। मार्क्स ने कहा ऐसा दुनिया में हो रहा है, आप समाज में देख लीजिए। इसलिए समाज में हम उत्पादन करते हैं। सीधी सी बात है, मार्क्स ने कहा कि हम कोई न कोई अपनी व्यक्ति की पेट तो ही है, भौतिक आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम तो काम करेंगे ही। समस्या क्या होती है? पूंजीवादी व्यवस्था कैसी है? जहां पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी विसंगति क्या है? क्योंकि यहां उत्पादन के साधनों पर किसका मालिकाना हक है? उत्पादन के साधनों का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो कौन है? पूंजीपति। तो पूंजीपत थोड़े हैं, ज्यादा है? मुट्ठी भर है। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भारत में पूरी दुनिया में आंकड़े देखेंगे, भारत का आंकड़ा है कि हमारे यहाँ 10 व्यापारी घरानों के पास, जो भारत में 10 व्यापारी घराने हैं, पूरे देश की संपत्ति का लगभग 80 to 90% इनके हाथ में है। और हम किस लिए मारामारी कर रहे हैं? अग्निवीर के लिए, आरक्षण के लिए। एक बड़ी विडंबना नहीं है? हम या तो मारामारी अग्निवीर आरक्षण के लिए कर रहे हैं, या मारामारी हम किसके लिए कर रहे हैं? बेरोजगारी भत्ते के लिए, एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए, या कहीं वेतन बढ़ाने के लिए, कहीं भत्ता बढ़ाने के लिए, कहीं काम घंटे कम करने के लिए। मजदूरों की लड़ाई इसी बात पे हो रही है। लड़ाई किस बात पे होनी चाहिए? कितना बड़ा मुद्दा है, बताइए क्या परिवर्तन किया जाए? मार्क्स बाबा से पूछा था कि बाबा क्या चेंज किया जाए, ये बताओ। कल्याणकारी योजनाओं थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जो गेहूं चावल लोगों को दिया जा रहा है उसमें नमक क्या वाला लॉलीपॉप भी दे दें। मार्क्स ने कहा देखो पूंजीपति कितने होशियार हैं, वो देते क्या है? लॉलीपॉप। इसलिए माओवादियों से पूछिए दोस्तों, अच्छा आपको क्या चाहिए? रिलायंस में नौकरी या रिलायंस का मालिकाना हक? कमाल की बात है। हम लड़ किसके ले रहे हैं? नौकरी के लिए। और सरकार, अच्छा खास बात है, जितनी दुनिया में जितने कैपिटलिस्ट सरकारें हैं, जितनी कैपिटलिस्ट सरकारें हैं, वो ये दावा करती हैं कि हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। जितने पूंजीपति दावा, आजकल पूंजीपति नए फार्मूले लेकर आ गए हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनसे कह दिया जाए भाई तुम्हारा इतना ही मन दौड़ रहा है पूरे समाज कल्याण के लिए, तो इसका मालिक पूरे समाज को क्यों नहीं बना देते? रिलायंस का मालिक एक व्यक्ति क्यों है? अच्छा रिलायंस का उत्पादन एक व्यक्ति से होता है या मजदूरों से? मजदूरों को क्या मिल रहा है? लॉलीपॉप। अच्छा मजदूरों को इतना पैसा मिलता है कि हाड़ तोड़ के मेहनत करते रहे और मर न जाए, इसे थोड़ा थोड़ा मिल जाए कि इनकी अगली पीढ़ी भी काम करने के लिए आती रहे, बस इतना ही पैसा इनको मिलता है। अब उसके बाद एक नए नए फार्मूले कहते हैं, फसल बीमा योजना। ये जीएस के स्टूडेंट का क्यों बोझ बढ़ा रहे हो यार? 50 स्कीम चला के ये फसल के, ये आवास योजना, मनरेगा, ऐसी सी योजनाएं देकर आपको भुला दिया है। मार्क्स की लड़ाई किस बात पे है? मनरेगा को लेके या पूरे अर्थव्यवस्था में मालिकाना हक के मुद्दे पर? अब आप देखिए, हमें वो समाज चाहिए जिसमें रिलायंस का मालिक में मेरा भी नाम लिखा होगा। इसे मुझे जब भी कोई लगेगा, कोई फोन उठा लूंगा, मैं बात करूंगा, फिर मैं रख दूंगा। टाटा का मालिक कौन होना चाहिए? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? और जिस दिन ये सब मालिकाना हक मिल जाएगा, न पढ़ने की आवश्यकता, न पढ़ाने की आवश्यकता, सब लोग मौजे ही मौजा, इन सब मालिक। इसीलिए अब देखिए पूंजीवाद में कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। उत्पादन का स्वामी कितने लोग? मुट्ठी भर। और प्रस्तावना में क्या लिखा गया? हम भारत के। और अभी देखिए कैसे फुद्दू बनाते हैं हमें। ये क्या कहेंगे? देखो बहुमत की सरकार, लोकतंत्र ला देंगे, बहुमत की सरकार लेंगे। अब आधार कार्ड लगवा लो, अंगूठा लगवा लो, अंगूठा लगवा लो, आधार कार्ड लो, एक वोटिंग राइट ले लो। कमाल की बात है। हमें ना आधार कार्ड चाहिए, न वोटिंग राइट चाहिए, न हमें लॉलीपॉप चाहिए। हमें एक ही बात करना है, कल कारखानों का मालिकाना। रेडिकल बात है, सामान्य बात है।
मिल का दिल बहुत पसीज गया था। 19वीं शताब्दी मिल ने कहा, ग्रीन ने कहा नहीं नहीं मैं और भी दुखी हूँ। ग्रीन से पूछा क्यों दुखी हो? कहा देखो मजदूर, ये काम करने घंटे ज्यादा हैं, मजदूरी कम मिलती है, काम करने की परिस्थितियां अच्छी नहीं है। तो मार्क्स ने कहा वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है। मिलो ग्रीन ने कहा कि वो ठीक नहीं है तो मेरे पास समाधान है, कल्याणकारी राज्य लेकर आओ। मार्क्स कहना कल्याणकारी और राज्य, कमाल की बात है। आपको बिच्छू मिल जाए और आप कहिए बिच्छू सहज छोड़ रहा है, या डंक मारेगा? डंकी तो मारेगा। बिच्छू का स्वभाव, पूंजीपति केवल शोषण करते हैं। और इस कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, इस पूंजीवाद कितनी बड़ी विडंबना है। जो पूरी दुनिया के लिए घर बनाता है वो हमेशा बेघर रहता है। अब देख लीजिए। अच्छा, हमने सुना है कि जब ये कई लोग धर्माधिकारी कहते हैं जैसा काम करोगे, मेहनत से काम करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। हकीकत की बात है, जो इस समाज में सबसे मेहनत कश व्यक्ति है वो जिंदगी भर उसके हाड़ गिन सकते हैं, कुछ भी उसको नहीं मिलता। मेहनत से मिलता है या खून चूसने से मिलता है? अब मुझे समझ में आ गया है कि मजदूरों के विटामिन कम होने का मूल कारण क्या है। और हमें क्या दे रहे हैं अब? शिक्षा, आरोग्य योजना, 5 लाख की आरोग्य योजना दे रहे हैं। सारा तो खून चूस लिया तो कहां से आरोग्य आएगा? इसलिए आप याद रखिए, ये पूंजीपति, जब उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपति होगा तो उत्पादन किसके लिए होगा? उत्पादन का उद्देश्य क्या है? लाभ। उत्पादन का मूल उद्देश्य क्या है? लाभ। और लाभ करने का 2 तरीका है। लाभ प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप कीमत बढ़ाते जाइए, दूसरा मजदूरों की मजदूरी कम करते जाइए, लाभ अपने आप बढ़ेगी। मजदूरों की मजदूरी कम होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? उत्पादन ज्यादा होता है, बिक्री कम होती है। समाज में बहुमत कौन है? मजदूर है। जो उत्पादन करता है उससे बड़ी विडंबना होती है, जो हम उत्पादन करते हैं वही नहीं खरीद पाते। दुनिया में सारी चीजें, एयरक्राफ्ट से लेकर कार तक बनाने वाला वर्ग तो मजदूर ही है। तो जो वर्ग मजदूर बनाता है वही वो सामान नहीं खरीद पाता। ये पूंजीवाद की विडंबना है। जो घर वो बना रहा है उसी में रह नहीं पाता। इसलिए कैपिटलिज्म में आप देखेंगे उत्पादन का उद्देश्य लाभ है। उत्पादन किसके लिए होगा? उत्पादन में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा इसीलिए कि ज्यादा ज्यादा हमें लाभ कमाना है, इसलिए उत्पादन का लगातार केंद्रीकरण होता जाता है। कैपिटलिज्म में उत्पादन का सेंट्रलाइजेशन होता जाता है। और जो उत्पादन का सेंट्रलाइजेशन होगा तो इसका मतलब है जिस तरीके से उत्पादन का सेंट्रलाइजेशन होगा, जैसे पूंजीपतियों के लाभ बढ़ेंगे, जैसे जैसे पूंजीपतियों के लाभ बढ़ेंगे, मजदूर या सर्वहारा की स्थिति खराब होगी। सर्वहारा कहिए, मजदूर कहिए, कि सर्वहारा के पास कोई उत्पादन के साधनों का, सर्वहारा के पास न फैक्ट्री है, न कल है, न कारखाने हैं, बस केवल उसके पास अपना श्रम है। पूंजीपति किसका मालिक है? उत्पादन के साधनों का। मजदूर या सर्वहारा के पास केवल अपना श्रम है। मजदूर के पास केवल अपना श्रम है। लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों की स्थिति लगातार खराब क्यों हो रही है काम करने के बावजूद? यहां मार्क्स इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों से कुछ बात ले रहा है और कह रहा है कैसे पूंजीवाद में विसंगतियां हैं। यहां थोड़ी सी लिखने की बात है, आगे लिख लीजिए। मार्क्स ने इंग्लैंड के राजकीय अर्थशास्त्री मार्क्स ने इंग्लैंड के राजकीय अर्थशास्त्री जैसे रिकार्डो, और माल्थस, मार्क्स ने इंग्लैंड के राजकीय अर्थशास्त्री, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट
या शास्त्रीय अर्थशास्त्री, राजकीय अर्थशास्त्री, और ये पूंजीवादी अर्थशास्त्री थे। रिकार्डो और माल्थस का उल्लेख करते हुए कहा, रिकार्डो और माल्थस का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके अनुसार जिस भी प्राकृतिक वस्तु में, जिस भी प्राकृतिक वस्तु में या जिस भी पदार्थ में व्यक्ति अपना श्रम मिला दे, जिस भी प्राकृतिक वस्तु में, पदार्थ में व्यक्ति अपना श्रम लगा दे या मिला दे, उसी से व्यक्ति अपना श्रम लगा दे या मिला दे, तो उसी से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। कीमत निर्धारित, प्राइस। इसी से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। अच्छा, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये पूंजीवादी खास देने, हर चीज की प्राइसिंग हो जाना, ये कैपिटलिज्म की। अब अगर पुराने जमाने में आप देखेंगे तो बार्टर ट्रेड चलते थे। गेहूं के बदले चावल ले लिया, दूध के बदले छाछ ले लिया, तो हमेशा बार्टर ट्रेड चलता था। और बार्टर ट्रेड की खास बात थी, सामान वो खरीदे जाते थे जो मानवीय जीवन के लिए उपयोगी हुआ करते थे। भाई हमारे यहाँ पानी है, उपयोगी है। सामान प्राइसिंग का सिस्टम ही कैपिटलिज्म की देन है। करेंसी का चलना कैपिटलिज्म की देन है। तो हर चीज की प्राइस है। तो प्राइस का सीधा मतलब है, मार्कर का प्राइस अगर 10 रुपए है, तभी तो भाई कोई चीज बाजार में बिकने के लिए प्राइसिंग चाहिए। अब जैसे प्राइसिंग का सिस्टम आया, तो अब कैसे किसी चीज का प्राइस तय किया जाए। तो माल्थस और रिकॉर्डर से पूछा गया कि आप प्राइस कैसे तय कर रहे हैं, किसी चीज का प्राइस 10 रुपए कैसे हुआ। उनका 10 रुपए का श्रम इसमें लगा, 10 रुपए का हो गया। तो सवाल है, यही बात लॉक ने भी कही है, यही उदारवादी बात कहते हैं। उदारवादी यही कहते हैं कि व्यक्ति ने सारी संपत्ति बनाई, संपत्ति व्यक्ति प्रतिभा और क्षमता का देन है। उदारवादी यही कहते हैं कि दुनिया में जितनी संपत्तियां हैं वो हमारे श्रम का परिणाम है। तो सवाल है, श्रम किया किसने? श्रम तो पूंजीपतियों ने किया ही नहीं, श्रम तो मूलतः मजदूरों ने किया। तो यही सवाल है, क्या जो श्रम मजदूरों ने किया उसकी एवज में पैसा उन्हें मिला? अच्छा, माल्थस जैसे लोगों से पूछा गया कि आप तो कहते हो कि जो जहां जितना श्रम लगाए उतना श्रम दे, उसका पैसा दे दो। मजदूर काम ज्यादा कर रहे हैं, पैसा आप उन्हें दे ही नहीं रहे हो। माल्थस ने कहा, सुनो, इन्हें बहुत पैसे से देने का फायदा है नहीं। ज्यादा पैसा दे दो, ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये ज्यादा खुश हो जाएंगे, ज्यादा बच्चा पैदा कर देंगे। ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो मजदूर की संख्या फिर बढ़ जाएगी, फिर मजदूरी घट जाएगी। यानी इन्हें ज्यादा भी मजदूरी दोगे तब भी कम ही मजदूरी देना पड़ेगा। इसे अच्छी बात है, कम ही मजदूरी दो। मार्क्स ने जब ये बात माल्थस की सुनी, माल्थस को बुलाओ मेरे सामने। और मार्क्स इस बात से बड़ा गुस्सा है। मार्क्स ने कहा, ये जो अर्थशास्त्र बड़ा अमानवीय है, ये अर्थशास्त्र बड़ा विडंबनापूर्ण है। और इसे मार्क्स ने कहा, नहीं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी तय किया गया ये कैपिटलिज्म में बड़ी विसंगतिपूर्ण है। और कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी विसंगति यही है, स्वाभाविक रूप में जो सबका घर बनाता है उसी के सिर पे छत नहीं है। अगली चीज है, क्या लिखा आपने? वस्तु कीमत निर्धारित होती है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वहारा या मजदूरों को कभी भी अपने श्रम की वास्तविक कीमत प्राप्त नहीं होती।
अपने श्रम की वास्तविक कीमत प्राप्त नहीं होती, अपितु आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है, सब्सिस्टेंस वैल्यू। बल्कि आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है। बात को ऐसे समझे हम, अगर श्रमिकों ने कार्य किया, श्रमिकों का कार्य 8 घंटे का है, तो उन्हें तो मजदूरी 8 घंटे की मिलनी चाहिए। अगर श्रमिकों ने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे की पूरी मजदूरी मिल जाए तो समस्या नहीं है। लेकिन ये अगर श्रमिकों ने 8 घंटे काम किया और उसकी मजदूरी होती है 800 रुपए, तो उन्हें केवल 4 घंटे की मजदूरी मिलती है। यानी उन्हें आजीविका निर्वाह मूल्य का 4 घंटे या उन्हें 200 रुपए मिल गया। 200 रुपए क्या है? आजीविका निर्वाह मूल्य है। श्रमिकों का कुल मेहनत कितनी थी? 800 रुपए। और आजीविका निर्वाह मूल्य का मतलब है श्रमिक मरे नहीं और श्रमिक की अगली पीढ़ी भी काम करने के लिए आती रहे। श्रमिकों को मिलना चाहिए था कितना? उनकी वास्तविक मजदूरी कितनी थी? 800 रुपए। मिला कितना? 200 रुपए। बाकी 600 किसके हाथ में गया? पूंजीपति के हाथ में गया। इसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त मूल्य। और पूंजीपति के हाथ में गया क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है? बहुत ध्यान देने की बात है। मार्क्स की समस्या प्रॉपर्टी से नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से थी। मार्क्स कहां पे समस्या व्यक्त करना चाहता है? मार्क्स की समस्या प्रॉपर्टी से नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है मकान को किराए पर देकर पैसा कमाना। मकान रहने के लिए है। अगर कोई मकान, कोई व्यक्ति उसमें रह रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने अगर मकान को किराए पे रख रखा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर किसी के पास जमीन है, उस जमीन से उतना अनाज उत्पन्न करता है, उसकी आजीविका के लिए होता है, उसकी प्रॉपर्टी है। जमीन को उसने बटाई भी दे रखा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और समाज में देख क्या रहे हैं आप? प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मार्क्स प्रॉपर्टी खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी उत्पन्न कौन करता है? कैपिटलिज्म। मजदूरों कितना मिला? आजीविका निर्वाह मूल्य। तो अतिरिक्त आजीविका निर्वाह मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच का फासला क्या कहलाएगा? अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू, जिससे पूंजीवाद बढ़ता रहता है। तो अब आप जरा सोच के देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था लगातार क्यों बढ़ रही है? अतिरिक्त मूल्य के कारण। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है जबकि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य हड़प लेते हैं। जबकि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य हड़प लेते हैं। इसलिए सर्वहारा का शोषण बना रहता है। अतिरिक्त मूल्य हड़प लेते हैं, इसलिए सर्वहारा का शोषण बना रहता है। तो अब बताइए, ये पूंजीवादी व्यवस्था तार्किक है या अतार्किक? तार्किक है या शोषणवादी? बहुत ध्यान देने की बात, ऐसे शब्द का प्रयोग केवल मार्क्स ने किया है। शोषणवादी, जितने मार्क्सिस्ट कहते हैं, समाज का वर्ग में बंटना, समाज का शोषणवादी होना, मुट्ठी भर लोग बहुमत का लोगों का शोषण करें। इसलिए अतिरिक्त मूल्य के कारण पूंजीवाद बढ़ता रहता है और पूंजीवाद अपने आप में शोषणवादी है। पूंजीवाद शोषणवादी है और इस पूरे चित्रण को पूंजीवादी उदारवादी किसी ने नहीं बताया। उदारवादी ने क्या कहा? आत्मस्वामित्व का सिद्धांत। उदारवादी ने क्या कहा? संपत्ति हमारे श्रम और क्षमता का परिणाम है। संपत्ति श्रम और क्षमता का परिणाम है, चोरी है ये। भाई, जिसने संपत्ति का निर्माण किया वो गरीब है, जिसने कभी काम ही नहीं किया वो अमीर है। इस श्रम का सिद्धांत अगर मान भी ले तो जो काम करेगा पैसा उसी का तो होना चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है जो काम नहीं कर रहा है उसका पैसा और जो काम कर रहा है उसका पैसा ही नहीं?
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कारण है, अतिरिक्त मूल्य के कारण है। इसी कारण पूरा पूंजीवाद बढ़ता जाता है। उदारवाद पढ़ते समय ये पूरा गड़बड़ झाला में समझ पाए? उदारवादी कितने बारीक तरीके से इस बात को बचाते हुए निकल गए। उदारवादी उनका तार्किक व्यवस्था है, व्यक्ति जहां चाहे उत्पादन कर ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलो बोलो। संविधानवाद, संविधानवाद क्या बना के देखेंगे? संविधानवाद से काम चलेगा? संविधानवाद स्थापित करना है या पहले पूंजी को बराबर में बांटना है? ये कितनी बड़ी बात मार्क्सवादी कह गए। इसलिए क्रांति तो यहां है, आमूलवादी चिंतन ये है, उदारवादी नहीं। हाँ, उदारवादी थोड़ा आमूलवादी दिखता है जब वो मध्य काल था उसके खिलाफ बोलता है। धर्म अगर खिलाफ बोला तो मामला बना, लेकिन मार्क्स ने धर्म खिलाफ बोला है, धर्म को उड़ा दिया। उदारवादियों से पूछा कि धर्म का क्या किया जाए? उनका राज्य धर्म के बीच एक दीवार खींच दी जाए, नहीं उधर झांकेगा नहीं उधर झांकेगा। इसलिए एक शायर था, जब शायरी सुनाने बैठा, आप जैसे युवा लोग थे जो बड़े, युवाओं को तो जल्दी जल्दी चीजें चाहिए, तो शायर कह रहा था कि इस चिलमन से वो झांके, इस चिलमन से वो झांके। 4 बार यही कहा, इस चिलमन से वो झांके, इस चिलमन। एक आप जैसे युवा तक खड़ा हुआ, उनका आगा लगा दो, आगे चिलमन को, नहीं ये झांके ना वो झांके। लिखने की बात क्या लिखा आपने? शोषण बना रहता है। अगले पॉइंट से लिख लीजिए। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी देवनागरी लिपि में आप लिख सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इतना ही नहीं, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं के विनिमय मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है। विनिमय मूल्य अंडरलाइन, एक्सचेंज वैल्यू। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं के विनिमय मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि प्रत्येक वस्तु का एक उपयोग मूल्य होता है, यूज वैल्यू। जबकि प्रत्येक वस्तु का एक उपयोग मूल्य होता है, यूज वैल्यू होता है। करेंसी विनिमय मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। करेंसी विनिमय मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। करेंसी विनिमय मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है और विनिमय मूल्य को बढ़ावा देने के कारण कमोडिटी फेटिसिज्म उत्पन्न होता है, वस्तुप्रियता। विनिमय मूल्य को बढ़ावा देने के कारण कमोडिटी फेटिसिज्म उत्पन्न होता है, वस्तुप्रियता का विचार उत्पन्न होता है। कमोडिटी फेटिसिज्म, वस्तुप्रियता। तो कई बार इसे देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, कमोडिटी फेटिसिज्म। कुछ जो कीवर्ड है उनको, कमोडिटी फेटिसिज्म का विचार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा वस्तु का स्वयं में महत्व हो, वस्तु का उपयोग हो, यह आवश्यक नहीं है। वस्तु का उपयोग हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद वस्तु की बाजार में कीमत निर्धारित की जाती है। इसके बावजूद वस्तु की बाजार में कीमत निर्धारित की जाती है। वस्तु की बाजार में कीमत निर्धारित की जाती है और पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी तार्किक नहीं हो सकती। पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी तार्किक नहीं हो सकती। पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी तार्किक नहीं हो सकती। यह शोषणवादी है। पूंजीवादी व्यवस्था कभी तार्किक नहीं हो सकती, अपितु यह शोषणवादी है, एक्सप्लॉयटेटिव है। जहां मुट्ठी भर पूंजीपति सर्वहारा का शोषण करते हैं। जहां मुट्ठी भर पूंजीपति सर्वहारा का शोषण करते हैं। अब आप देखेंगे, इसी से कैपिटलिज्म की सारी खामियां मार्क्स ने निकाल दी। दास कैपिटल में उसने लिखा, मतलब उसी से सारी खामियां उसने इस बात की निकाली है। इसका मतलब है, एक खास बात देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में कमोडिटी क्या है। देखिए, एक चीज होती है इसका यूज वैल्यू हो। मार्क्स ने कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरप्लस वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, कमोडिटी फेटिसिज्म। मार्क्स अर्थशास्त्री है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट? भाई अभी तक तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट में हम ये देख रहे हैं, राज्य, सरकार, संविधानवाद, ये तो चर्चा मार्क्स में ही नहीं है। राज्य सरकार, अभी हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, अभी तक पढ़ते हुए क्या लग रहा है यार, तुम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स, राज्य सरकार की बात कहां आई? वो तो सीधे इकोनॉमिक्स बता रहा है। और इसीलिए पूरे मार्क्स चिंतन में इकोनॉमिक्स ही है। और इसका मतलब है, आज के दौर में कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में खास तौर पे देखेंगे कैसे हर जगह एक्सचेंज वैल्यू को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी अपने आप में उपयोग नहीं है। कभी आपको भूख लग जाए, और ये कंडीशन कई बार आपने देखा हो, कई बार आदमी ऐसी त्रासदी में फंस जाए, पैसा उसके पास है, खाने को सामान नहीं है, पैसा खा नहीं सकता वो। पैसे का यूज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है। पैसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आज पूंजीवाद में देखेंगे, शेयर खाएंगे, तभी ऊपर नीचे बढ़ने पर दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। भाई यूज वैल्यू किसकी है? आलू, टमाटर, मूली, गोभी, टमाटर, धनिया, मटर, मतलब जो भी है, ब्रेड, दूध, बटर, ये सब यूज वैल्यू है। इन चीजों का हमारे लिए उपयोग है। और एक खास बात है, एक तो हमने इनकी प्राइसिंग कर दी, पहले प्राइसिंग का विचार ही नहीं था। और जैसे आप मार्केट में आएंगे, प्राइसिंग, उसमें टैग लग गए सब में। ये तो यूज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू। गोल्ड, भूख लगे गोल्ड खा लीजिए। आजकल हीरा लोग पहनते हैं, तो मुंह में रखा कि ऐसा खतरनाक चीज रखने क्या मतलब? दूसरा ही कोई मुंह में रख दे, सो रहे हो मुंह खुला, हीरे आपके मुंह में डाल दे, गए तो गलती से ऐसा हो गया, किसी ने रखा थोड़े। खास बात है, सारा तो यूज वैल्यू है। घड़ी की यूज वैल्यू कितने समय देखने के लिए, अब 2-4 लाख की घड़ी खरीदी जाए तो क्या है? एक्सचेंज वैल्यू है। कपड़ा शरीर ढकने के लिए है। आजकल कपड़े कैसे आ रहे हैं? डिजाइनर कपड़े। ये सब पूंजीवाद को अच्छा, आप कभी जाए पार्टी वियर, कैजुअल, फॉर्मल, तो कमाल की बात है।
कैजुअल, फॉर्मल। आजकल तो मतलब हकीकत की बात है, आजकल तो बच्चे लोन लेके शादी कर रहे हैं। क्यों? अब शादी में डिमांड ये आ रही है कि वैसा ही लहंगा हमें चाहिए। अब पता चला लहंगा तो खरीद दिया, उसके बाद लहंगा तर उड़ रहा है, फिर वो जीवन स्टेबल है नहीं। बड़ी सारी केसेज ऐसे रही, पूंजीवाद का पूरा माया जाल है। पूंजीवाद ने ऐसा फंसा रखा है मानवता को। एक्सचेंज वैल्यू करके मार्केट मल्टीप्लेक्स में चले जाइए तो अब तुरंत आपको लगे यार तो मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास इसमें कुछ है ही नहीं है। ये बताइए जितनी जितनी कॉस्मेटिक्स हैं, यूज वैल्यू है या एक्सचेंज वैल्यू है? धीरे से बोल रहे हैं। एक्सचेंज वैल्यू है। जितने उपभोक्तावादी सामान है उस सब की एक्सचेंज वैल्यू है, यूज वैल्यू किसी के है ही नहीं है। और पूंजीवादी इसी में दुष्चक्र फंसाया जा रहा है। मुट्ठी भर लोग पूरा पैसा कमा रहे हैं, पूरी जनता है त्राही त्राही कर रही है। और अभी अब देखेंगे डिजिटल जमाने में संपत्ति का भयंकर केंद्रीकरण हुआ है। संपत्ति केंद्रीकरण हो रहा है, जो आदमी काम कर रहा है वो बिना खाए मर रहा है। यानी पूंजीवाद में ज्यादा लोग खा के मर रहे हैं या बिना खाए? खा के लोग ज्यादा मर रहे हैं, बिना खाए तो वो मरने कंडीशन में मतलब आ ही नहीं पा रहा है, न तो जी रहा है न मर रहा है। इसलिए आप याद रखिए, मार्क्स ने कहा अब बताओ इतनी शोषणकारी व्यवस्था है, इतनी शोषणकारी व्यवस्था है में इसे कैसे हटा दें? लोकतंत्र से, संविधानवाद से, ईश्वर की प्रार्थना करके, मंदिर मस्जिद में जाके कैसे हटा दें? यानी इसका मतलब शोषणकारी क्यों है? समाज क्लास में बटा हुआ है, समाज में शोषण विद्यमान है, समाज में विषमता है, संपत्ति का केंद्रीकरण है, मजदूरों का शोषण है। इतनी विषमतामूलक व्यवस्था है, इतनी शोषणकारी व्यवस्था है। तो मार्क्स से पूछा कि समाधान क्या है? का समाधान है मेरे पास। और इसलिए मार्क्स क्रांतिकारी था, बुद्धिजीवी भी था। जब वो दास कैपिटल लिख रहा है तो ऐसा लगता है कि उससे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था। 32 साल की उम्र में लिखा था उसने, 1818 में पैदा हुआ। दास कैपिटल जैसी चीज तो 30-32 साल में ऐसी चीज लिख देना। और उसने उसके बलावत न केवल इंग्लैंड के लोगों की आलोचना की, अपने ही देश के एक व्यक्ति, हीगल जर्मन था और जर्मनी में आदर्शवाद की धूम थी। तो जर्मनी में कहावत थी कि लोग कहा करते थे कि कहाँ पढ़ने जाएं, लोग कहते भाई जिना विश्वविद्यालय चले जाओ। जिना विश्वविद्यालय से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो उससे पूछा जाता है खास, अच्छा यूरोप में शराब और पीना एक सामान्य बात होती है, तो कहा करते जिना विश्वविद्यालय में चले जाओ जहाँ पे पढ़ाई खूब होगी। उसी जिना विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हीगल था। और हीगल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो पहला ऐसा विद्वान था जिसको अपने जीवन में इतनी प्रसिद्धि मिल गई थी। कई बार लोगों को भारत रत्न मरने के बाद मिलता है, तो मरने के बाद रत्न मिला कि हीरा मिला, मोती मिला, वो तो पता नहीं कौन देखता है, मरने के बाद ही। तो हीगल ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में इतना प्रसिद्ध हो गया था और हीगल की बड़ी चर्चा होती थी। और हीगल खास बात क्या थी, बहुत टफ लिखता था। हीगल कोई समझ नहीं पाता था, लिख दिया, पढ़ के लोग बहुत चक्के रहे थे, समझ नहीं पाते थे। तो एक स्कॉलर ने हीगल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि हीगल ने इतना अच्छा लिखा है कोई समझ नहीं पाया। एक व्यक्ति समझ पाया, उसमें भी मुझे डाउट है कि वो स्वयं हीगल था, कि जो उसने लिखा वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया। और उस हीगल को मार्क्स ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा कर रख दी। पूंजीवादी विचारों को मार्क्स ने बिल्कुल खत्म कर रख दिया। इसे मार्क्स का सीधा से कहना है भाई इकोनॉमी को देखिए, कुछ भी चेंज करना है तो इकोनॉमी, समाज के विश्लेषण का आधार इकोनॉमी, परिवर्तन का आधार इकोनॉमी। इकोनॉमी सारी बातें चलेंगी, उसके अलावा नहीं। आगे लिख लीजिए। अब यहां तक जो हमने आपको बताया, इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताइए। नहीं तो हम, ये बेसिक बातें हैं आर्थिक मानव का विचार। ये जब अभी इसी बात का, यही उसके विचार की नींव है। तो मार्क्स की पूरी नींव क्या है? तो अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, कमोडिटी फेटिसिज्म। हमने पहले बताया कमोडिटी फेटिसिज्म का मतलब वस्तुओं के कारण संबंध हमारा हो रहा है। कमोडिटी फेटिसिज्म का मतलब है कि पूंजीवाद में संबंध हमारा क्यों है? वस्तु के कारण। हम पूरे जीवन में वस्तु खरीदते लगे हुए हैं और
मानव जीवन भी वस्तु जैसा होता जा रहा है, तो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध ही वस्तु से बन रहा है कि कोई हमें क्या देता है, कोई हमें क्या लेता है, और फिर इस समाज में शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल ये है, पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप शोषण बढ़ा या शोषण घटा? और शोषण घटा तो उसका समाधान क्या है, या शोषण बढ़ा तो कारण क्या है? हेडिंग चेंज कर लीजिए। अगला हेडिंग है पूंजीवाद की विसंगतियां। पूंजीवाद की विसंगतियां, तो पहला पॉइंट, अच्छा जर्मनी के बेचारे हीगल से पूछा गया, हीगल ये बताओ पूंजीवाद है समाज, कहते हैं इस बेकार की बात मत करो, ईश्वर को देखो पहले। इस समाज को समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ईश्वर को देखना। और इतिहास की व्याख्या बस ये देख लो, ये ईश्वर की यात्रा मात्र है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स से पूछा गया कि हीगल महोदय कह रहे हैं इतिहास समाज तो ईश्वर ने बनाया। मार्क्स ने कहा मुझे नहीं दिखा। मार्क्स ने कहा हीगल सर के बल खड़ा था। अब कहते कि फिलोसफर में आज पॉलिटिकल थ्योरी में डिबेट बहुत ज्यादा है। जैसे पहले हमने व्यक्ति पहले है या व्यक्ति पहले समाज पहले, डिबेट इस बात का है, और डिबेट इस बात का ही है पहले वस्तु है पहले विचार है? पहले वस्तु है पहले विचार है? क्या विचार? अच्छा, आप लोग पैदा हुए तो आपको पूरी घटना याद है कैसे पैदा हुए? आप क्या है? आप विचार हैं या वस्तु हैं? भाई सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं पहले विचार आया, तो विचार आया जब जिस समय पैदा हुए थे। किसी को पैदा होने का कोई घटनाक्रम याद नहीं है, और किसी को ऐसी विलक्षण प्रतिभा हो तो मुझे बताए। इसका मतलब जिस समय पैदा हुए थे वो किलो 2 किलो के केवल मांस के थोथले मात्र थे। विचार कहां था यार? ABCD जानते नहीं थे, P फॉर पॉलिटिकल साइंस पता नहीं था। जो इस दुनिया में सीखा, विचार का मतलब क्या है? जितने अपने विचार सीखे, नजरिया सीखा। और किसी का फिलॉसफी, मार्क्स से पूछा गया फिलॉसफी क्या है? प्रूधो लिख रहा था कि फिलॉसफी या पॉवर्टी। मार्क्स ने कहा कि पॉवर्टी या फिलॉसफी। किसी ने हमसे पूछा फिलॉसफी का मतलब क्या है? नजरिया। और आप याद रखिए, मार्क्स ने कहा नजरिया। फिलॉसफी बड़ी है, इकोनॉमिक्स बड़ी है? एक बात याद रखिए, पेट में चूहा कूदता रहे, विचार प्रभावित होगा नहीं होगा? पेट में चूहा कूद रहा है और कोई आपको रोमांटिक शायरी सुना रहा है, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा उनका ऐसे तैसे पे खाना खिलाया। बेकार, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा। चाय पानी है कि नहीं है? भूखे भजन, आप याद रखो। अरे पे अगर नाश्ता करके नहीं आए हैं तो मार्क्स कम समझ में आता होगा, फिर पेट में चूहा कूद रहा है ज्यादा समझ आता हो। क्या सर छोड़े, पहले जाकर मैं समोसा खाऊं पहले। ये बहुत बड़ा डिबेट रहा है कि विचार पहले या वस्तु पहले। हीगल ने कहा था ये दुनिया विचारों की है, बड़ा झगड़ा है इस बात को। जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी का मतलब नजरिया, आपके देखने का नजरिया क्या है? दर्शन का मतलब क्या है? हम वो दर्शन करते हैं जो देखना चाहते हैं, या वो दर्शन करते हैं जो दिख रहा है? जो देखना चाहते हैं, जो दिख रहा है वो थोड़ी है। एक ही व्यक्ति में अलग अलग रूप हमें समय के हिसाब से दिखने लगते हैं। एक ही व्यक्ति को हम अलग अलग समय से अलग अलग देखते हैं, व्यक्ति वही है। तो सवाल है, व्यक्ति बदला है, नजरिया बदल गया? शादी पहले में कुछ लोग और दिखते हैं, अधिक बाद कुछ और देखते हैं। नजरिया ही तो है। आप जैसा कोई युवा व्यक्ति बिना शादीशुदा आदमी बारात को देखे, उसके मन में लड्डू फूट लगे कि काश ये भी मेरा दिन कब आएगा। देश से वीर जवानों को, शादीशुदा आदमी को क्या दिखेगा? दुर्घटना होने जा रही, देखो भाई बच कर रहो। नजरिया अलग अलग है। फिलॉसफी, इसलिए अभी बात है वस्तु का महत्व ज्यादा है विचारों का?
हीगल कहा करता था विचारों का विचारों का विचारों का, मार्क्स कहा करता था विचारों के बिना, विचार के भी आधार क्या है? पैसा, इकोनॉमी, कैपिटलिज्म। इसे मार्क्स ने हीगल की बड़ी आलोचना की और कहा भी जाता है कि मार्क्सवाद के पूरे विचारों पर 3 बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक तो इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों का, तो मार्क्स ने उसको चेंज किया कि आप लोग कह रहे हो श्रम को मजदूरी मिलती है लेकिन उसको तो आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता है, उसका केवल शोषण होता है, सरप्लस वैल्यू सारा पर रख जाते हो। फिर मार्क्स का ध्यान हीगल पर है, उसको क्रिटिसाइज किया। अपने ही देश के विचारक तो हीगल को बिल्कुल नहीं माना और मार्क्स ने इसको उपमात्मक रूप में कहा। ये तो कोई फिलोसफर कहता है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसलिए जब आपको फिलोसफिकल एसे लिखने को आता है तो आप में विचारों की समझ होनी चाहिए। बच्चे, मतलब वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा, बच्चा पिता का पिता होता है, ऐसा कैसे? एक बड़ा फिलोसफर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसी तरीके से हीगल ने, मार्क्स ने क्या कहा, हीगल उल्टा खड़ा था, सर के बल खड़ा था। तो मार्क्स जैसे फिलोसफर ने इस बात को उपमात्मक रूप में यूज किया है। सर के बल खड़ा होने का मतलब है कि भाई पैर जहां हमारा आता है, जहां हमारे पैर आते हैं, जो दिखती हैं चीजें, लेकिन विचार दिखता नहीं। ये क्या है? ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये विचारों की दुनिया है। भावनाएं, विचारों का राष्ट्रवाद। मार्क्स राष्ट्रवाद को बिल्कुल नहीं मानता। इसे मार्क्सवादी राष्ट्रवाद को मानते। विचार क्या है? आत्मा आपने देखा, परमात्मा देखा, यही तो विचार। विचार का मतलब है जो कॉन्क्रीट रूप में दिखे नहीं है, मार्कर है, दिख रहा है। ये कैमरा है, जो क्या पहने दिख रहा है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, राष्ट्र, सब विचार है। और ये सब, ये विचार संविधानवाद, स्वतंत्रता, समानता, कहीं स्वतंत्रता आपने देखा? कितना पगुआ स्वतंत्रता आपको मिली? 150 ग्राम, 200 ग्राम। सब विचारों की दुनिया है यार। एक बात सीधे कह दो, संपत्ति विचार है या वस्तु है? इसलिए मार्क्स ने कहा, भाइयों और बहनों, इतना विचारों पर क्यों बल दिए हो? ईश्वर आए, इतिहास का निर्माण कर गए। सीधे बात कहो, ये पूंजीपति है, ये सरबाहरा है, ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है, ये 100 रुपए मिला, 200 हड़प गए, अठन्नी हमें थमा दिया। ये बात करो तुम सीधे। तो कहा, मार्क्स बाबा क्या कहना चाहते हो? मार्क्स ने कहा, अरे मैटेरियलिज्म, विचार बिला वजह विचारों की दुनिया, विचारों की दुनिया, विचारों की दुनिया कहे जा रहे हो। मार्क्स से पहले ये बात कह चुका है। मार्क्स बड़ा ही, मार्क्स इतना बड़ा विद्वान है, उतना ही बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये कई बार बड़ा असामंजस्य होता है। जो जितना इतिहास से बताता है कि जो जितना बड़ा पॉलिटिकल साइंस का विद्वान रहा है, एक्टिविस्ट नहीं रहा है। एक्टिविस्ट की विद्वता तो विचारों की दुनिया में चलती है। एक्टिविस्ट आएंगे तो कोई धक्का मार देगा तो आपको गरिमा ठेस पहुंच जाएगी। आप कहेंगे यार हम तो इतने बड़े विद्वान आदमी, वो हमारे सामने ऐसे बोल दिया। मार्क्स झोला लेके घूमता था क्रांति करने का। तो क्रांति का विचार दिया है, खुद क्रांतिकारी था, खुद क्रांतिकारी था वो। और डनिंग ने तो इतना तक कहा है, एक ही व्यक्ति, डनिंग ने तो इसके बारे में वो टिप्पणी की है कि पूरे पॉलिटिकल साइंस में आप एक व्यक्ति का नाम उठाइए कि जिसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, कोई और नहीं है, मार्क्स। एक व्यक्ति का इतना प्रभाव हुआ, पूरी दुनिया लाल झंडे से पट गई। तो उसने कहा क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट, पूंजीवादी पूंजीवादी व्यवस्था शोषणकारी है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषणकारी है, ऐसी मार्क्स की दृढ़ मान्यता है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषणकारी है। और उसने तो यह तक कहा, इतिहास में दास अवस्था, सामंतवाद, उसने तो यह तक कहा कि इतिहास में दास अवस्था, सामंतवाद, दास अवस्था, सामंतवाद में भी
शोषण विद्यमान था। दास अवस्था सामंतवाद में शोषण विद्यमान था, परंतु पूंजीवाद का शोषण पहले विद्यमान शोषण से पूंजीवाद का शोषण पहले विद्यमान शोषण से ज्यादा जटिल, व्यवस्थित, पूंजीवाद में विद्यमान शोषण पहले विद्यमान शोषण से ज्यादा जटिल, व्यवस्थित और गंभीर है। पहले विद्यमान शोषण से ज्यादा जटिल, व्यवस्थित और गंभीर है। आपको मैं याद दिला दें, मार्क्स ने खास बात, मार्क्स ने इतिहास का उल्लेख करते हो पहले भी शोषण था, ऐसा नहीं पहले शोषण नहीं था। पहले शोषण था, मालिक दास का शोषण करता था, लेकिन खास बात थी, बिल्कुल पता था, मालिक दास को पता था कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। किसान का शोषण कौन करता था? तो आप देखेंगे तमाम क्रांतियों हुई जो किसानों ने किया, तो किसान क्या करते थे कि बाकायदा जो सामंत का बही खाता होता जला के खत्म कर देते थे शोषण। पहले शोषण के फॉर्म बड़े ही सिंपल थे, बड़े विजिबल थे। अब कैपिटलिज्म का शोषण देखिए। कैपिटलिज्म पहली बार एक शोषण व्यक्ति नहीं, शोषण पूरी व्यवस्था कर रही है। तो आदमी समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। यानी शोषण की परतें प्याज के छिलकों की तरह होती हैं कि हर जगह लेयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। अब लेयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है तो आदमी समझ पाए। अच्छा, आम आदमी कहाँ समझ पाता है कि हमारा शोषण ये पूंजीवादी व्यवस्था कारण है। अब कुछ को क्या लग रहा है, शोषण सरकार कर रही है। कुछ को लग रहा है कि शोषण हमारे ताऊ कर रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि शोषण ये हमारे जो बाजार में बैठा हुआ आदमी है वो कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं शोषण मतलब अलग अलग तरीके से, ये आईएएस से वो शोषण कर रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि भाई ये वकील डॉक्टर ये शोषण कर रहे हैं। कुछ को लग रहा है टीचर भी शोषण कर रहा है। तो शोषण के लेयर में है कौन, यही नहीं पता चल पा रहा है। इसे याद रखिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, इसलिए शोषण कितने परतें हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि शोषण हो कहाँ रहा है। समझ नहीं पाएंगे तो हटाएंगे कैसे। इसे मार्क्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, शोषण पहले रहा है लेकिन पूंजीवाद का शोषण जटिल है। और उसने एक बात और कह दी, आगे लिख लीजिए। मार्क्स ने यह माना कि पूंजीवादी समाज पहले के समाजों की तुलना में पहले के समाजों की तुलना में ज्यादा आधुनिक और विकसित है। पूंजीवादी समाज पहले के समाजों की तुलना में ज्यादा आधुनिक और विकसित है। यहां वह इतिहास को विकासवादी रूप में चित्रित करता है। पहले की समाजों की तुलना में ज्यादा आधुनिक और विकसित है। यहां वह इतिहास को विकासवादी रूप में चित्रित कर रहा है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के नए साधनों का विकास हुआ। उत्पादन के नए साधनों का विकास हुआ। लोकतांत्रिक शासन, अधिकारों का विचार भी पूंजीवाद ने पैदा किया। लोकतांत्रिक शासन,
और अधिकारों का विचार भी पूंजीवाद ने पैदा किया। परंतु मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों का राजनीतिक उत्थान किया। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अंडरलाइन। पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों का राजनीतिक उत्थान किया। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इसलिए उसने फ्रांसीसी क्रांति को पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों का राजनीतिक उत्थान किया। राजनीतिक उत्थान अंडरलाइन पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इसलिए उसने फ्रांसीसी क्रांति को पूंजीपतियों की क्रांति कहा, बुर्जुआवादी क्रांति कहा। इसलिए उसने फ्रांसीसी क्रांति को पूंजीपतियों की क्रांति या बुर्जुआवादी क्रांति कहा। जहां शोषण के रूप परिवर्तित हुए, शोषण समाप्त नहीं हुआ। जहां शोषण के रूप परिवर्तित हुए, शोषण समाप्त नहीं हुआ। शोषण के रूप परिवर्तित हुए, शोषण समाप्त नहीं हुआ। अगला पॉइंट, जबकि मार्क्स का उद्देश्य व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान है। आर्थिक उत्थान अंडरलाइन इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। जबकि मार्क्स का उद्देश्य व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान है, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, जो पूंजीवाद के विनाश के बाद ही संभव है। जो पूंजीवाद के विनाश के बाद ही संभव है। और मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है, मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है कि पूंजीवाद के विनाश के बीज मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है कि पूंजीवाद के विनाश के बीज स्वयं पूंजीवाद में अंतर्निहित है। पूंजीवाद के विनाश के बीज स्वयं पूंजीवाद में अंतर्निहित है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवाद का विनाश करेगा। सर्वहारा वर्ग मजदूर, क्योंकि सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवाद का विनाश करेगा। जिसके लिए साम्यवादी क्रांति होगी। जिसके लिए साम्यवादी क्रांति होगी। साम्यवादी क्रांति होगी जो स्वतः स्फूर्त होगी, स्पॉन्टेनियस। स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप होगी। साम्यवादी क्रांति होगी, स्वतः स्फूर्त होगी, अपने आप होगी। और सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना के विकास के लिए
सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना के विकास के लिए निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियां पूंजीवाद पैदा करेगा। सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना के विकास के लिए निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियां पूंजीवाद पैदा करेगा। पहला, निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियां पूंजीवाद पैदा करेगा। पहला, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन परंतु खपत कम। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन परंतु खपत कम। दूसरा पॉइंट, कम खपत के कारण मजदूरों की छटनी। कम खपत के कारण मजदूरों की छटनी। तीसरा पॉइंट, मजदूरों की छटनी के कारण उत्पादन और कम होगा। उत्पादन और कम होगा और बाजार में वस्तुओं की मांग भी कम होगी। उत्पादन कम होगा और बाजार में वस्तुओं की मांग भी कम होगी। उत्पादन कम होगा, बाजार में वस्तुओं की मांग भी कम होगी। अगला, फैक्ट्री में ताला लगेगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी। अगला पॉइंट, संचार साधन के प्रयोग से सर्वहारा वर्ग को यह ज्ञान हो जाएगा। संचार साधन के प्रयोग से सर्वहारा वर्ग को ज्ञान हो जाएगा कि समूचे विश्व में मजदूरों का शोषण हो रहा है। सर्वहारा वर्ग को ज्ञान हो जाएगा कि समूचे विश्व में मजदूरों का शोषण हो रहा है और इसलिए समूचे विश्व में मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसलिए सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति होगी। सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति होगी और पूंजीवाद का विनाश होगा। सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति होगी और पूंजीवाद का विनाश होगा। अब इसमें दो तीन चीज आपको बता दें जो मार्क्स बताना चाहता है। जैसे एक हमने कहा इतिहास की विकासवादी व्याख्या। इतिहास की विकासवादी व्याख्या का मतलब है इतिहास का वर्तमान चरण पहले चरण से अच्छा है, विकासवादी है। मतलब अतीत में जो चीजें हुई हैं, और ये बात तो आप देखेंगे। अच्छा, शहरों में शोषण है, गांवों में? कमाल की बात कहते हैं। गांव का मतलब सामंतवाद, शहर का मतलब पूंजीवाद। शोषण दोनों जगह है। मार्क्स हिसाब से देखा शोषण दोनों जगह है। ज्यादा सिस्टमेटिक कहां है? शहरों में। शहरों में ज्यादा सिस्टमेटिक है, जहां ये पता नहीं चल पाता शोषण का मूल कारण क्या है, शोषण कौन किसका कर रहा है। तो मार्क्स ने कहा कि देखिए पूंजीवाद बड़ी अच्छी चीज है। जीव्स क्वेश्चन, होली फैमिली किताबों में लिखा कि मूल रूप में समस्या जो पूंजीवाद कई अच्छी चीजें लाता है। अधिकार का विचार पूंजीवाद लाया, लोकतंत्र का विचार पूंजीवाद लाया। यहाँ बड़े ध्यान देने की बात है कि मार्क्स को अधिकार से, लोकतंत्र से, मशीनों से आधुनिक उत्पादन की प्रणाली, शहर तो मशीनी पूंजीवाद लाया। और मार्क्स तक ने कहा है कि शहर ने आधा तो आजादी हमें दे ही दी। आपको मैं दिला दें, मार्क्स किसानों से
वो चिढ़ता था। वो कहा करता था किसान शोषित होने के बावजूद ये बड़े रिएक्शनरी होते हैं। किसान का प्राण जमीन में लटका होता है, इनका 1 इंच 2 इंच इधर खिसका होता है हमेशा। तो उसी 1-2 इंच के पीछे इनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। ये नाली बनाना और मेड़ बनाना तय नहीं कर पाते, उसी में पूरा जीवन खत्म। दुनिया आए थे बदलने, तो मार्क्स कहते किसान बड़े रिएक्शनरी होते हैं, बड़े जमीन से चिपके हुए लोग होते हैं। और खास तौर पे अब गांव में आदमी, गांव में कास्ट की, रिलीजन की जंजीरें इतनी जकड़ी होती है, क्लास की जंजीरें नहीं आ पाती। अब खास तौर पे देखेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी क्लास है। पहली बार जब मुखर्जी नगर में आप रहना शुरू करें, क्लास की फीलिंग आप में आएगी। क्लास की फीलिंग कब आती है? सारे बच्चे चाय पी रहे हैं, मकान मालिक बड़ा बेकार है, तो आपका ही बेकार है, सबका बेकार है। यानी आप याद रखिए, आप अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, आपकी भाषा, जाति, धर्म सब अलग अलग हो सकते हैं। यही बात मार्क्स कहना चाहता है। पहली बार जब कोई किसान थे, किसान जब शहरों में आया तो अपने परिवार छोड़ के आया, अपने बंधन भी छोड़ के आया, जाति धर्म ये सब मान्यताएं छोड़कर आया। जब शहर में क्लास की टेंडेंसी, पहली बार उसका आर्थिक कठिनाइयों का सामना पड़ा, और आपको लगने लगा कि हाँ भाई, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो तो सब शोषित है। इसे हम आपको याद दिला दें, व्यक्ति विवेकशील है। मार्क्स ने कहा व्यक्ति विवेकशील है, और विवेकशील व्यक्ति में चेतना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर विवेकशील व्यक्ति में चेतना है, अच्छे बुरे की समझ है, यह चेतना। व्यक्ति का स्वभाव ही है चेतनशील प्राणी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये न केवल उदारवादी बल्कि मार्क्सवादी बाकायदा इस बात को मानते हैं। और क्लास का मतलब क्या है? उत्पादन के संबंधों में हमारी स्थिति क्या है, उत्पादन के संबंध के साथ हमारी पोजीशन क्या है, वो क्लास है। कास्ट नहीं, क्लास। धर्म नहीं, क्लास। इसका मतलब है उत्पादन के संबंध में व्यक्ति की स्थिति अगर वर्ग की बात करती है, तो इसका मतलब है उत्पादन के संबंध में व्यक्ति की स्थिति का मतलब है उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन से क्लास में आएगा? क्लास 5th में, क्लास 6th में? उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीवाद, पूंजीपति, बुर्जुआजी। उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीपति कहलाएगा। इसलिए आपको हम याद दिला दें, दिल्ली में तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि हमारा मतलब 4-5 करोड़ रुपए किराया आता है। मैंने कहा प्रभु कुछ हमें भी दे दिया करो। अब जिसका 4-5 करोड़, ये मैंने दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग, रईस लोग हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े किराए पे आ रहे हैं। तो जिसके किराए पे इतने पैसे आ रहे हैं, काम करने क्या जरूरत है उसको? स्विट्जरलैंड घूमे, जाके आईपीएल देखे जीवन में, उसके लिए ये सब काम बचा हुआ है। और हमारे लिए क्या बचा हुआ? अग्निवीर। तो वीर तो बन नहीं पाए, अग्नि पहले बन गए। इनके साधनों का मालिक पूंजीपति, और जिसके पास श्रम करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा, वो क्या है? जिसके पास करने के लिए क्या बचा, वो क्या कहलाया? सर्वहारा। यही 2 वर्ग है। इसीलिए अब स्वाभाविक रूप में हम क्या है? शोषण के शिकार हैं। सर्वहारा क्या है? शोषित होता जा रहा है। अब सवाल है, शोषित होता जा रहा है तो चेतना आना। अरे कई बार चेतना तो हम में है, लेकिन चेतना होने का परिणाम क्या हो रहा है कि हम समझ ले रहे हैं कि हमारी सरकार कल्याणकारी है, इतना स्कीम दे रही है, अब चलो ये तो सरकार। और चेतना, चेतना हमें है, ये तभी तो कह रहे सरकार अच्छा काम कर रही है। ये चेतना है, वर्ग चेतना नहीं है। वर्ग चेतना कैसी होगी? देखिए, चेतना में हो सकता है पूंजीवाद रहे, ये भी ठीक है। वर्ग चेतना का मतलब है कल्याणकारी राज्य में बेरोजगारी भत्ता लेना है या पूंजीवाद को विध्वंस करना है। इसे वर्ग चेतना का मतलब है जब आप में ये प्रवृत्ति पैदा हो जाए, पूंजीवाद में विसंगतियां हैं। चेतना में क्या हो सकता है? काम के घंटे कम कर दो, मजदूरी बढ़ा दो, ये सब चेतना में आया था। इसे लेनिन ने कहा कि जब आपको एक होती ट्रेड यूनियन की मेंटेलिटी, एक ट्रेड यूनियन क्या करता है कि काम के घंटे कम कर दो, मजदूरी बढ़ा दो। इसे लेनिन ने कहा क्लास इन इटसेल्फ।
ये क्लास तो है, लेकिन बस केवल थोड़ी मोड़ी चेंज करना चाहता है। लेकिन वर्ग चेतना जब विकास होगा तो लेनिन शब्द के क्लास फॉर इटसेल्फ, जब इन्हें पता चल जाएगा कि व्यवस्था शोषणकारी है और ये क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है, वर्ग चेतना क्या है, पूंजीवाद का विध्वंस करना है, ये वर्ग चेतना है। पूंजीवाद में रिफॉर्म नहीं करना है। इसका मतलब है शोषण का मूल कारण पूंजीवाद है और समाधान राजनीतिक नहीं है, समाधान लोकतंत्र से आएगा ही नहीं। शोषण का मूल कारण क्या है, पूंजीवाद। इसलिए व्यवस्था बदलाव की चेतना वर्ग चेतना है, सरकार बदलाव की नहीं। व्यवस्था के परिवर्तन की चेतना वर्ग चेतना है। इसलिए अगर आपको यह लग रहा है कि राज्य कल्याणकारी है तो ये चेतना है या वर्ग चेतना है? चेतना है ये वर्ग चेतना नहीं है। क्योंकि राज्य कल्याणकारी है, जो चीज जैसी नहीं है वैसा आपको दिख रहा है। तो कई बार आप याद रखिए, हमें रस्सी में सांप दिख जाता है। रस्सी में सांप दिख जाना चेतना नहीं, क्या है, मिथ्या चेतना है। एक होती चेतना, दूसरा होती मिथ्या चेतना, तीसरा वर्ग चेतना। अभी मिथ्या चेतना के शिकार है। मिथ्या चेतना का मतलब राज्य कल्याणकारी है। मिथ्या चेतना मतलब प्रस्तावना हमने लिखी। मिथ्या चेतना मतलब हमारी सरकार जीत गई। कई बार चुनाव होता है, लोग कहते हैं हमने सरकार बनवा दिया, ये हमारी सरकार है। सरकार तुम्हारी है, ये मिथ्या चेतना या वर्ग चेतना है? सरकार तो पूंजीपतियों की है। इसी बात को बाकी कल